हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारा आज का ये जो वीडियो है ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है मैथ्स को लेकर, है ना। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं, ये डिस्कशन करने वाले हैं कि मैथ्स ये जो समस्या है एक बहुत बड़ी हमारे जीवन के अंदर, जिससे हमको डर लग रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ 90 से 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स इस सब्जेक्ट से डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आखिरी के समय में एंग्जाइटी आने लगती है कि अगर ये सवाल नहीं हुआ और अगर यही सवाल एग्जाम में आ गया तो मेरा क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें दिमाग के अंदर जब हमारी चल रही होती है तो हम स्मार्ट तरीके से नहीं सोच पाते, हम स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर पाते, हम सही तरीके से नहीं सोच पाते हैं, जिससे कि हम मैथ्स को एक ऐसा सब्जेक्ट बना लें जो कि हमें अच्छा स्कोर ला कर दे, है ना। और इसीलिए आज मैं ये डिस्कशन करने वाला हूं कि ये 15-20 दिनों के अंदर ना स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक मैथ्स के साथ में कैसे डील करना है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छे नंबर लाकर दे सकता है, पर आखिरी के समय में अगर हम इसको बहुत सही तरीके से लेकर जाएं तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज तुम लोगों के लिए लाया था। उसके अंदर मैंने ये भी बोला था कि सेम चीज मैथ्स के लिए भी आने वाली है। तो आज मैथ्स के लिए भी एक बहुत तगड़ा सरप्राइज तुम लोगों के लिए आया है। इसी के साथ अगर आप नए हो चैनल के ऊपर, आप इस फैमिली का, इस प्यारी से हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, अगर चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो उस लाल बटन को प्रेस करके। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो यार सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सरप्राइज की। और सरप्राइज ये है कि आपकी जैसी साइंस की ई बुक आई थी ना, वैसे ही मैथ्स की ई बुक जो है वो भी आ चुकी है। अब इसको लाने का पर्पज ये है, देखो सवाल तो हमको हर जगह मिल जाते हैं, उसके सोल्यूशन भी हमको हर जगह जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, पॉइंट ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हमको समझाया जाता है, वो कॉन्सेप्ट हमको याद नहीं रहता। क्योंकि टीचर जब आपको पढ़ा रहे हैं यार, वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बुकिश लैंग्वेज ज्यादा यूज ना करते हुए अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वो हमको एक बार में समझ आ जाता है। पर वो चीज कोई रिकॉर्ड तो हो नहीं रही कहीं पर, या फिर हम शूटिंग तो कर नहीं रहे उसकी, तो होता क्या है कि वो कॉन्सेप्ट हम बाद में रिटेन नहीं कर पाते। और जब हमको खुद से किताब से पढ़ना होता है, जब खुद से हमको बिना किसी लेक्चर के पढ़ना होता है, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सवाल तो होते रहेंगे पर पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आए। और इसीलिए ये जो आपकी मैथ्स की ई बुक है ये हम लेकर आए हैं, क्योंकि इसके अंदर यार तुम्हें हर चैप्टर को बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ई बुक काफी छोटी है, पर इसके अंदर जो कंटेंट तुमको मिलेगा वो ऐसा है कि हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देगा। अगर तुम वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, बुकलेट टर्म 2 पर तुम जा सकते हो अगर तुम डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पर आपकी 2 बुकलेट्स अवेलेबल है, दिस इज फॉर साइंस एंड दिस इज फॉर मैथ्स। इस पर डाउनलोड पर क्लिक करोगे, नया पेज खुल जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, ये है आपकी साइंस की, सॉरी आपकी मैथ्स की टर्म 2 की ई बुक। वो लाइट थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अभी ऊपर यहाँ पर लाइटें थोड़ी सी लगी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स कवर्ड है। देखो अब यहाँ पर ना हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली, बहुत प्यारी तरीके से शॉर्ट करके और ऐसे तरीके से जो कि समझ में आए, यहाँ पर तुमको दिया गया है। जैसे कि ये देखो, अब इसके अंदर तुमको ये भी बताया गया है कि हर एक्सरसाइज में क्या क्या करवाने का वो कहते हैं। हमको समझ ही नहीं आता यार, ये और ये एक्सरसाइज तो सेम दिख रही है, फर्क क्या है, तो वो भी तुमको बता दिया है कि यार ये चीजें तुमको करनी है। ठीक है, उसके बाद में फिर हर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि हम कितना भी बुक के लैंग्वेज के साथ अकॉर्डिंग चले जाएं, आखिर में हमको समझ में ऐसे ही आता है ना। ग्रेट, तो हर पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिग्री को लेकर बात की गई है, उसके बाद में आपका जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उसकी बात की गई है, हर चीज़ की बात की गई है जो भी आपके इसके अंदर है। और एग्जाम्पल के साथ जो है वो एक्सप्लेन भी किया है, जैसे कि ये है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ जो है इसको एक्सप्लेन भी किया गया है ना। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपके कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए, चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हर पर्टिकुलर चैप्टर को यहाँ पर अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है ना। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर भी तुमको एग्जांपल के थ्रू जो है वो बता दिया गया है कि कौन सा क्या कैसे कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, सोल्यूशन भी बता दिया गया, सोल्यूशन भी ऐसा दिया गया है जो कि हमको समझ में आए, है ना। बुकिश सोल्यूशन इसके अंदर तुमको काफी कम मिलेंगे। ठीक, बहुत सही। तो ये जो ई बुक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कोई भी बच्चा इसको डाउनलोड कर सकता है। और अगर पसंद आती है, ठीक है, वैसे पसंद आने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो सब बनाया गया है ना, वो इतनी डेडिकेशन के साथ बनाया गया है कि भाई साहब कोई भी बच्चा हो, ठीक है, इसको देख कर उसमें पढ़ने का जोश आ जाए, पढ़ने का मोटिवेशन आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जाओ डाउनलोड करो, तुम्हारे लिए सब। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यूज इट एंड यू कैन शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। जो तुमको जैसा लगता है वैसे तुम कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेन मुद्दे के ऊपर और बात करते हैं। ये तो हमको मटेरियल मिल गया भैया, अब हमको
क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसकी हम लोग डिस्कशन अभी कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो अब यार देखो, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हमको पता है अभी तक तुमको पता चल चुका है, मैंने भी तुमको हज़ारों बार बोल रखा है कि तुम्हें कहाँ कहाँ से पढ़ना होता है। मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी है जिसमें तुम सॉल्व एग्जाम्पल्स करते हो और एक्सरसाइजेस करते हो, तुम्हारे PYQs हैं और तुम्हारा सैम्पल पेपर है। चाहिए तो मैं आपको साइड में 1 मिनट में लिख देता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा NCERT है, ठीक है। अब इस NCERT के अंदर हमको पता है कि हमें एग्जाम्पल्स करने होते हैं, ठीक है, हमें जो है वो एग्जाम्पल्स करने होते हैं और एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है हमको इन पर फोकस करना होता है। दूसरा क्या है, दूसरा है PYQs, है ना, हम करते हैं क्या, हम करते हैं PYQs। और तीसरी क्या चीज़ है, तीसरा है कि हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं तीसरे में, हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है हमें पता है कि यार यहीं से हमको पढ़ना है, इसके अलावा कोई अपने पास में चारा नहीं है। देखो अब मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर तुम बाकी सब्जेक्ट्स करके बैठे हो, साइंस हो गया, सोशल हो गया, सिर्फ मैथ्स करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम पूरी NCERT सॉल्व करने जाओ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इस केस में क्या है, इस केस में तुम्हारे पास में किसी और सब्जेक्ट का बर्डन नहीं है, तो हम दिन भर मैथ्स पर फोकस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना दूसरा रिवीजन धीरे धीरे चलने दे सकते हैं। अगर तुम्हारे पास में सभी सब्जेक्ट्स इक्वली डिवाइडेड हैं तो पूरी NCERT करने से होगा ये, अगर तुम्हारे पास समय इतना तुमको मिल रहा है, तुम दिन के 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, तो केस अलग है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इतना पढ़ो, ठीक है, क्योंकि खुद को रेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट है। पर एक बेस्ट केस सिनेरियो ये रहता है कि हम हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके चल रहे हैं, और ऐसा ही होता है कि आखिरी के समय में हमारे सारे सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है इक्वली थोड़ा बहुत बचा होता है, ठीक है। उस केस में NCERT को पूरा करने से शायद हम मैथ्स में तो अच्छा स्कोर कर लेंगे, पर बाकी सब्जेक्ट्स हमारे जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो क्या भैया हम NCERT करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी NCERT में कोई भी चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, एक बार ढंग से एक्सरसाइज को एनालाइज कर लो। मान लो 4.1 कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि तुमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की, अब तुमको दिख रहा है कि पहले 4 सवाल बिल्कुल सेम है, तो चारों के 4 करने की जरूरत नहीं। तुम अगर सेशन स्टार्टिंग में मेरे पास आते तो मैं कहता कि चारों करो, ठीक है, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करनी है। पर इस मोमेंट पर हमको पता है कि जो बचे हुए 2 है वो भी सेम कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो हमको अभी फोकस करना है कि हम कैसे सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाए, है ना। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम पूरी NCERT हर एक क्वेश्चन करने बैठ जाओ, उसमें तुमको बहुत टाइम लगेगा, ये तो जेन्युइन सी बात है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सेम कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, एक ही कॉन्सेप्ट के 5 सवाल है, तो उसमें से 2 कर लो, है ना, ग्रेट। अगर एक ही कॉन्सेप्ट मतलब एक ही टाइप के 5 सवाल है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही टाइप के 5 सवाल तुम्हारे सामने हैं, 5 सेम कैटेगरी के, 5 सेम टाइप के हैं, तो उस केस में 1 या 2 करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुमको पता है कि वैसे टाइप के सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, पहली चीज। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, इससे हमारा सिलेबस कवर होते जाएगा, है ना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब भी अगर तुम पहली बार वो चैप्टर कर रहे हो, अगर रिवीजन कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना कि हमको ना क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। मतलब ये कि तुम्हारा जो तुम पूरा पढ़ रहे हो ना, इससे ज्यादा मैटर करेगा कि तुम रिवीजन कैसे कर रहे हो, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि तुम रिवीजन कैसे कर रहे हो, ठीक है। और रिवीजन का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस समय हमें यह पता होना चाहिए कि मुझे इन सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना है, बाकी सवाल तो मुझे ऑलरेडी आते हैं, उन्हें बस एक बार क्विकली मुझे रिवाइज करना है। कहने का मतलब यह है कि जब भी तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें सवालों को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चीज मैंने पिछले साल भी बताई थी, इनफैक्ट ये चीज हमारे टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। वो ये है यार कि जब भी सवाल कर रहे हो, अगर एक बार में सवाल बन गया, इजीली बन गया, उस पर टिक मार दो, ठीक है, हो गया ये सवाल, एक बार में सवाल मुझसे बन गया, ये तो मुझे आता ही है, ठीक है। अगर कोई सवाल ऐसा है जो कि तुम्हें 2-3 अटेम्प्ट बाद आया हो, मान लो कि पहला अटेम्प्ट किया, शायद आंसर सही नहीं आया, तुमको रियलाइज हुआ, तुमने वापस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा सवाल जिसमें तुम्हें 2-3 अटेम्प्ट्स लगे हो ना, उस पर एक सर्कल मार दो, ठीक है। और ऐसा सवाल जो कि तुमको बिल्कुल ही नहीं आया, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाए, तुमको उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा, उस पर तुम एक स्क्वायर मार दो। इससे होगा क्या, इससे तुम्हें आखिरी में पता रहेगा कि यार ये जो टिक वाले सवाल है ना, इन पर सिर्फ मुझे एक बार नजर डालनी है। मेन जो मेरा रिवीजन का फोकस रहेगा वो ये दोनों टाइप के सवाल रहेंगे, क्योंकि इन सवालों में मुझे पहले दिक्कत आई थी। और ऐसा हमेशा होता है कि अगर तुम्हें किसी सवाल में पहले दिक्कत आई हो, ठीक है, तुमने उसका सोल्यूशन रट लिया हो
और उसके 1 महीने बाद अगर तुम फिर से वो सवाल करने जाओगे ना, तुम्हें वो सवाल का सॉल्यूशन याद नहीं आएगा, है ना, क्योंकि तुमने वो सॉल्यूशन रटा है। ठीक है, तुमने वो सॉल्यूशन रटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना रहेगा रिवीजन के टाइम पर, और रिवीजन का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी तुम सॉल्व करने बैठ रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना। पहली चीज मैंने तुमको बता दी, सेम टाइप के सवाल थोड़े से कम सॉल्व करो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बता दी। तीसरी चीज ये है कि एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस और पीवाईक्यूज, ठीक है, इन तीनों को हमको करना है। तुम एक काम कर सकते हो यार, ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, ठीक है, तुमने लेक्चर के साथ साथ कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, सीधा पीवाईक्यूज पर जंप कर जाओ। ठीक है, पीवाईक्यूज में देखो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जो रिपीटेडली पूछी जा रही हैं, है ना, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और क्या ये मुझे आ रहे हैं क्या। अगर हम पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं तो काफी हद तक तुम्हारी प्रिपरेशन सेट चल रही है। पर अगर कहीं पर भी तुमको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, अपनी एनसीईआरटी पर जाओ, ठीक है, और फिर से एक्सरसाइज में वो सवाल करने बैठ जाओ। ठीक है, तो पीवाईक्यूज जो है ना, वो तुम्हारा एक तरीके से चेक का काम करता है कि हाँ यार, मुझे सवाल आ रहे हैं, मैं सवाल कर पा रहा हूं, मेरे लिए सवाल ईजी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता बहुत ईजी है, पर ये इससे पता लग जाता है हमको कि नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, और वो रियलिटी भी पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम तो बिल्कुल खुश होकर चले जाएंगे कि अरे मैंने तो सारे सवाल कर लिए, पेपर में जाकर पता चला कि हमको तो ये आ ही नहीं रहे, तब क्या होगा। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि यार कैसे सवाल पूछे गए हैं और मैं उस अकॉर्डिंग रेडी हूं या फिर नहीं हूं, है ना। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मेन मुद्दा है कि आपको अभी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस और पीवाईक्यूज को बैलेंस करके चलना है। तुम पूरे सारे के सारे पिछले 10 साल के सवाल अगर कर सकते हो, वेल एंड गुड। वैसे तो इसमें बहुत एफर्ट्स लगेंगे अगर तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स करने हैं तो, ठीक है, समय लगेगा उसके लिए। एनसीईआरटी के अंदर भी अगर तुम फुल डेडिकेटेड होकर बाकी 2 सब्जेक्ट्स तुमने कर लिए हैं तो पूरी एनसीईआरटी कर सकते हो। पर अगर अभी जो है शुरुआत ही की है बस हमने, तो ध्यान रखना कि एक ही टाइप के 4 सवाल करने मत बैठ जाना। एक टाइप का एक सवाल किया, बाकी दिख रहे हैं कि सेम है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, दिमाग में सॉल्व कर लो, है ना, दिमाग में सॉल्व कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आंसर सही आ रहा है तुम्हारा क्लोज टू, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि हमको फोकस करना है बाकी चैप्टर्स के ऊपर भी, है ना, ये चीज प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है सैंपल पेपर को लेकर, तो वो तो तुमको ऑलरेडी पता ही है ना। सैंपल पेपर तो अपने को सॉल्व करनी ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ना सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आता है कि भैया मैथ्स करते समय मैं म्यूजिक या फिर सॉन्ग सुनूं या फिर नहीं सुनूं। मैं तुमको इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एक वो बताता हूँ। जब मैं 10th में था, मैं ये चीज़ किया करता था 100%। गाने सुनते सुनते मैथ सॉल्व करना, ये मैं किया करता था। अब होता ये है ना कि आप 2 तरीकों से, पॉजिटिव तरीका और एक नेगेटिव तरीके से इसको ले सकते हो, है ना। पहला तरीका ये है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमको म्यूजिक सुनना है ना, तो हम कौन सा सब्जेक्ट करें, तो चलो आओ मैथ्स करते हैं। ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है, ऐसा होता है। साइंस और सोशल करते समय तुम म्यूजिक नहीं सुन सकते, वहां पर तुमको कॉन्सेंट्रेशन लगाना है, पढ़ना है, याद करना है। यहाँ पर क्या है, सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है, मैथ्स करते हैं, तो एक तरीके से वो तुमको ड्राइव भी करता है कि हाँ चलो मैथ्स करते हैं। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये सुनना, सूदिंग म्यूजिक सुनना, ठीक है, चिल म्यूजिक सुनना इज गुड एट लो वॉल्यूम। पर अगर तुम सॉन्ग सुन रहे हो तो ये तुमको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर तुम लिरिकल सॉन्ग सुन रहे हो जो कि बहुत, जिसके अंदर बहुत लिरिक्स है, बहुत बीट्स है, बहुत म्यूजिक है, तो वो तुम वही गुनगुनाते रह जाओगे। होता है ना ऐसा, दिमाग में सॉन्ग चलते रहता है, एक ही सॉन्ग बार बार चलते रहता है, तो वो हमको नहीं करना है। इसलिए टू मेक योर सेल्फ फील कि हाँ यार मैथ्स करते हैं, तुम म्यूजिक सुन सकते हो, सूदिंग म्यूजिक, जिससे कि तुमको मजा भी आए, ठीक है। और सॉन्ग्स ना ही सुने तो बेहतर है। पता चला तुम जाकर रैप गॉड सुनने बैठ गए, अच्छे बड़े बड़े रैप वाले सॉन्ग सुनने बैठ गए, उसकी लिरिक्स याद जब होने लगती है ना धीरे धीरे, तो वो लिरिक्स ही याद रहती है, बाकी कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता। समझ रहे हो बात को? ग्रेट। तो ये कुछ चीजें हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि तुम जो भी करो, ठीक है, जिस भी तरीके से पढ़ो, जितना भी पढ़ो, बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये 15 से 20 दिन हमारे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तुम्हारे मैथ्स के पेपर को अभी समय है, मई में होगा तुम्हारा पेपर है, तुम्हारे पास अच्छा खासा समय है, अच्छा खासा लंबा स्ट्रेच है ना। ट्राई यही करो, ठीक है, ट्राई यही करो कि जितना ज्यादा हम खुद को पुश कर सकते हैं, जितनी बेहतर तरीके से हम हमारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो हम करें।
तुम चाहो तो पूरी एनसीईआरटी भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम सिर्फ पूरी एनसीईआरटी करने बैठ जाओगे तो एक तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट्स करने में समय लग जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि इस स्टेज पर हो। क्योंकि अगर तुम बिल्कुल ही बिगिनर स्टेज पर हो, अभी चालू किया है पढ़ना, भैया मैंने तो कल से पढ़ना चालू किया है, उस केस में दिक्कत आएगी। क्योंकि पूरी एनसीईआरटी अगर अपने को करने जानी है तो समय तो लगेगा ना। वो एनसीईआरटी मेरी जान पूरे साल भर के लिए प्रिस्क्राइब की थी, वो ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं की थी कि महीने भर में तुम खत्म कर दो, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखो और जितना बन सकता है उतना करो, ठीक है। पर ये जरूर होना चाहिए कि जितना तुम्हारा पोटेंशियल है तुम उतना ट्राई कर रहे हो, है ना। इसी के साथ साथ मैथ्स की जो ई बुक है वो डाउनलोड करना ना भूलें, इसमें आपको सब मिल जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए डिजाइन की गई है, लाई गई है। और PYQs जो है वो भी तुमको मिल जाएंगे बाद में, वो तुम डाउनलोड कर सकते, मतलब इसी में तुम्हारे पास में अवेलेबल है, उसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।